झीलों की नगरी उदयपुर से सबसे बड़े खबर, जहां राजस्थान प्रदेश इंटक के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जगदीश राज श्रीमाली विदेश में थाईलैंड बैंकॉक की यात्रा करके लौटे हैं। आईएलओ की बैठक, श्रम संगठनों की बैठक हुई। वहां पर सभी मजदूर संगठन वहां मौजूद थे, पूरे देश भर से, दुनिया भर के। और उस श्रम सम्मेलन में भारत की ओर से जगदीश राज श्रीमाली जी को यहां मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले और पूरे मजदूरों की, पूरे भारत भर के मजदूरों की बात उन्होंने रखी। किस प्रकार से श्रम संगठन जो है आज श्रम की दिशा और दशा, असंगठित क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर एक सम्मेलन जो है थाईलैंड में हुआ और वहां से लौटने पर जयपुर में स्वागत हुआ। वहीं उदयपुर जिलों की नगरी महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत और अभिनंदन हुआ। उसके बाद RNT मेडिकल कॉलेज में किस्मत को लोग ढूंढते हैं हाथों की चंद लकीरों में, और खुदा को खोजते हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में, और भाग्य को पूछते हैं पंडित, पादरी, ग्रंथी, पीर, फकीरों से। लेकिन तदबीर से तकदीर लिखने की कुव्वत है आप सभी कर्मवीरों में, आप सभी श्रमवीरों। इंटर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीव रेड्डी साहब के आदेश पर एशिया पैसिफिक रीजन अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के पश्चात उदयपुर आगमन पर मेरा दिल की गहराइयों से भाव बिना स्वागत करने वाले मेरे सामने बैठे हुए मेरे, जो मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान एकलिंगनाथ मेवाड़ के शासक थे और महाराणा दीवान बन के सेवा करते थे। तो मेरे महाराणा, मेरे एकलिंगनाथ आप हो और मैं आपका दीवान हूं। और मंच पे बैठे हुए हमारे तमाम सभी अतिथिगण, साथियों, अभी मैं आ रहा था, रास्ते में गहलोत साहब का फोन आया था कि जगदीश ये पहले बता दिया होता कि तुम्हारा आज ही कार्यक्रम है तो मैं इस कार्यक्रम में जरूर आता, क्योंकि मैं जेनेवा गए थे तब 2015 में तुम्हारी वापसी हुई और सुखाड़े यूनिवर्सिटी में तब भी मैंने शिरकत की थी। मैंने कहा साहब आपने मुझे फोन करके आशीर्वाद दे दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर धर्मेंद्र जी राठौड़ ने फोन किया, मैंने कहा साहब को बुलाने जैसा कार्यक्रम इतना बड़ा मैंने किया नहीं है, और मेरे कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि आप आ रहे हो तो हम वेलकम करें। अगर साहब को बुलाने के हिसाब से मुझे कार्यक्रम करना था तो पहले मैं तैयारी करता और मेरे साथी तैयारी करते, इसलिए मेरे को आपने दूरभाष से आशीर्वाद दे दिया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। साथियों, किसी के भाग्य में क्या लिखा है किसी को मालूम नहीं है। मैं हल्दी घाटी में एक ब्राह्मण किसान परिवार में पैदा हुआ और 14 साल की उम्र में उदयपुर में बाल मजदूरी के लिए आया, और बाल मजदूरी करते करते मैंने पढ़ाई को जारी रखा और 18 साल की उम्र में सीमेंट फैक्ट्री में एक मजदूर में भर्ती हुआ, और मजदूर से मेरा ये सफर चला है। और संघर्ष के कई पायदानों पे मुकाबला करना पड़ा, मैनेजमेंटों से, प्रशासन से, सरकारों से, और 19 मुकदमे लगे और 8 बार जेल में जाना पड़ा। लेकिन हर बार जेल से जब निकलता था मैं, तो नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ निकलता था। निराशा और मायूसी नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए पलक पावड़े बिछाने वाले, मेरा स्वागत करने वाले, जो आज यहां पर विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करके आ रहा हूं, उस समय जेल में मजदूरों की लड़ाई का प्रतिनिधित्व करके बाहर आता था, तब भी आप मेरे स्वागत के लिए तैयार रहते थे। और वही ताकत जो आपने उन दिनों में दी, और उसी बीज को आपने जो बोया खेत में, वो आज जाके चाहे स्विट्जरलैंड के जेनेवा सिटी में हो,
चाहे जापान की टोक्यो में हो और चाहे थाईलैंड के बैंकॉक में हो, यह आपका वो परिश्रम का पसीने के साथ जगदीश श्रीमाली का श्रम जीवी के रूप में जो बीज रोपा गया है, वो आज आपके सामने फल देने वाला पौधा बन के तैयार हुआ है। साथियों, मैं कहीं पर भी कोई पद लेने नहीं जाता हूं। पद मेरे पास स्वयं चल के आए हैं। ये जीवन में मैंने कहा ना, किसी के नसीब में क्या लिखा किसी को मालूम नहीं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इंटक का प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा। जब मैं बी चौधरी साहब की छवि देखता था, जब उस समय में वो बी चौधरी जी, तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि इस कुर्सी तक हम भी चले जाएंगे। जब मैं राज्य मंत्री बना तो मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि ब्रज सुंदर शर्मा जी मंत्री बने थे इंटक से। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं मैं भारत का प्रतिनिधित्व करूंगा, जो दामोदर जी मौर्य ने किया था राजस्थान के आरएसीबी इंटक की तरफ से। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सिंडिकेट बैंक का डायरेक्टर बनकर मैं राजस्थान में 100 शाखाएं खोलूंगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बनकर जो जेल में मैंने जो दिन गुजारे, उन जेल में कैदियों का जीवन बदलने के लिए पाठ्यक्रम लेके आऊंगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश महासचिव बनकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़ का प्रभारी बनकर कांग्रेस की फतेह दिलाऊंगा, विजय दिलाऊंगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मैं बाहर स्टेट का गुजरात में प्रभारी बनकर महाराष्ट्र में प्रभारी और वेस्ट बंगाल में प्रभारी बनकर कांग्रेस की सेवा करूंगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि बंद फैक्ट्री को वापस चलवा दूंगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि खेपली का कंटेनर डिपो जो बंद कर दिया उसको वापस चालू करके यहीं पर रखवाऊंगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि कितने ही मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और हक और हकूक, जो छोटे छोटे उद्योग जहां 20 मजदूर, 25 मजदूर, 50 मजदूर जो काम करते हैं, उनको ट्रेड यूनियन के झंडे के नीचे संगठित करके एक बड़े उद्योग के समान हक दिलाने के लिए उनको भी पीएफ, उनकी भी ग्रेजुटी, उनको भी ये सही, उनको भी बोनस, उनको भी महंगाई भत्ता, उनको भी 3 साल का वेज रिवाइजल, वेज सेटलमेंट, उनको ड्रेस, उनको छुट्टियां, ये सब दिलवा दूंगा। मैंने कल्पना भी नहीं की कि एक छोटा सा बाल श्रम से शुरू हुआ एक मजदूर 45 साल तक मजदूरों के बीच में कभी बूढ़ा हो जाए। मैं कभी अभी भी अपने आप को बाल्य अवस्था में मानता हूं, मैं अभी भी युवा अवस्था में मानता हूं, जबकि मैं 65 साल को क्रॉस कर रहा हूं। जो चंदा जी कह रही है कि इनको हम देखते ही नहीं है कि कहीं ये रेस्ट करते हो, रेस्ट कैसे किया जाए जब हमारी मंजिल वहां हो। और जब हम यहां खड़े हैं तो न दिन रात देखा जाएगा, न आराम देखा जाएगा, न विश्राम देखा जाएगा, क्योंकि मुझे विरासत में जो इंटक मिली थी वो 24,000 की सदस्यता से 5वें पायदान पे खड़ी हुई मिली थी। पहले स्थान पर भारतीय मजदूर संघ, दूसरे स्थान पर एटक, तीसरे स्थान पर सिटू, चौथे नंबर पर एचएमएस और 5वीं आखिरी सीढ़ी पे हम खड़े थे। जब मेरे नेता ने मुझ पर दाव खेला, मेरे नेता ने मुझ पर दाव खेला राजस्थान का, और उस नेता जब वो राजस्थान का निर्णय करने आए, वो सीधा अशोक गहलोत जिस समय मुख्यमंत्री थे वर्ष 2008 से 13 के कार्यकाल में, और गहलोत साहब ने जाके कहा कि आप सभी श्रम संगठनों को जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर से आईएलओ का विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ थाईलैंड में, जिसमें भारत की ओर से राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज जी श्रीमाली इस सम्मेलन में पधारे और भारतीय मजदूरों की बात आपने वहां पुरजोर रखी।
वहां का सम्मेलन किस प्रकार से रहा, क्या कुछ वहां बातें हुई, क्योंकि श्रमिक एक बड़ा गैप है, एक श्रमिक एक बड़ा वर्ग है, श्रमिक लगातार असंगठित क्षेत्र जो है वो बढ़ता जा रहा है। कई बातें वहां हुई होगी। उसके बाद हम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जगदीश राज जी श्रीमाली प्रदेश अध्यक्ष इंटक स्वागत करते हैं कि हम जरूर तुम्हारे दर्शकों को बताएं कि मजदूरों के श्रम बाजार में क्या कुछ चल रहा है और आने वाली चुनौतियां क्या है, आने वाले श्रमिकों की हालत क्या सुधरेगी या इससे भी ज्यादा खराब होने वाली है। स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि मेरे विदेश में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के पश्चात उदयपुर आगमन झीलों की नगरी के चैनल को मैं पहला इंटरव्यू दे रहा हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और गोविंद जी को बहुत बहुत नमस्कार। सर्वप्रथम तो यह कि मैं हमारे इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीव रेड्डी साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे चौथी बार भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अवसर प्रदान किया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 15, 16 और 17 3 दिन तक ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन एशिया पैसिफिक रीजन की कंट्रियों का था, जिसमें 120 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 3 दिन तक चले। टोटल 9 सेशन हुए थे और उन 9 सेशन में अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर चर्चाएं हुई, पैनल डिस्कस हुआ और पत्र वाचन और संबोधन हुए। तो मैं कह सकता हूं कि भारत की तरफ से जो मुझे मजदूरों के लिए बोलने का अवसर मिला और भारतीय परिस्थिति में जो अभी वर्तमान में सरकार के चलते हुए श्रमिकों के सामने क्या चुनौतियां आ रही है, इनके ऊपर भी मैंने विचार रखे। और एक जो सेमिनार का जो एक सब्जेक्ट वैसे विशेषज्ञ के तौर पे मुझे अवसर दिया गया, सप्लाई चेन ग्लोबल रिसेंट वर्क, तो उसके इश्यू पे मैंने जो अपना पत्रवाचन और संबोधन दिया। तो मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के मजदूरों की स्थिति आने वाले समय में अगर सरकार की यही नीति रही तो बुरी हो सकती है। क्यों कि सरकार उद्योगपतियों के प्रभाव में, पूंजीपतियों के पक्ष में नए श्रम कानून जो लेकर आ रही है और जो हमारे इतने वर्षों से श्रमिकों के हक और हित के लिए हमने संघर्ष करके उनके पक्ष में बनाए 44 कानूनों को वो खत्म कर नए 4 कानून लागू कर दिए। अब 4 नए कानून लागू होने से हम तो ये सवाल सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कानून में परिवर्तन तब किया जाता है जो कानून से प्रभावित हुआ वर्ग आवाज उठावे। जब हम आवाज ही नहीं उठा रहे, हम इस कानून से पुराने से संतुष्ट है, तो सरकार को नए कानून बनाने की क्या आवश्यकता है। तो यहीं पर संदेह की सुई उनकी तरफ घूम जाती है कि वो पिछले दरवाजे से पूंजीपतियों के इशारे पर काम करना चाह रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी ये है कि हमको स्ट्राइक को बैन कर दिया। स्ट्राइक करने पर हड़ताल करेगा तो उसमें जुर्माना और जेल का प्रावधान है। 8 घंटे ड्यूटी का 12 घंटे करने का प्रावधान है, तो मजदूर को मशीन बना दिया जाएगा ताकि वो सामाजिक संबंध अपने जहां पर भी पारिवारिक रिश्तेदारी या सामाजिक सरोकार में भाग नहीं ले सके। तीसरा, जो हमारा जो स्किल्ड ट्रेड यूनियन लीडर जो बाहर सक्षम है, वो जाकर प्रबंधन से कानूनन लीगली बात कर सकता है, उसको प्रतिबंधित कर दिया। अंदर का आंतरिक लीडरशिप होगी। आंतरिक व्यक्ति में मजदूर इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा और पढ़ा लिखा मिल गया तो उसको नौकरी का भय बताया जाएगा ताकि वो मजदूर के हक और हित की बात नहीं कर सके। और कुल मिला के पॉकेट यूनियन अंदर तैयार कर दी जाएगी जो मैनेजमेंट डमी के तौर पे उसका नाम दे देंगे और वो अपना काम निकालेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में इस सम्मेलन में मेरा जाना सार्थक हुआ और वहां पर जिस तरीके से विषय विशेषज्ञ के तौर पर मैंने जो संबोधन दिया, पैनलिस्ट ने भी उसको सराहा, नीचे बैठे हुए सारे डेलीगेट्स ने तालियां बजाई। तो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में हमें जो वहां का विश्व का जो चित्रण देखा है और उसके आधार पर हमें हिंदुस्तान के मजदूरों को बहुत जगना पड़ेगा और आंदोलन के रास्ते पे आकर अपने हक और हित के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना पूंजीवाद का साम्राज्य इस देश में लाने की साजिश की जा रही है। सबसे पहले कानून को बदला ही इसीलिए जा रहा है पूंजीवाद इस देश में आए, और जब पूंजीवाद देश में आ जाएगा तब सारी चीजों को
गौण कर दिया जाएगा। अभी 4 कानून है, इन 4 कानूनों को भी जब पूंजीवाद हावी होगा तो इनको भी हटा दिया जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ आने वाले समय में हमें एकजुट होकर और विशेष करके तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया होता है उसको मजदूरों की आवाज को समझना चाहिए, क्योंकि ये देश ये दुनिया अगर श्रमिक नहीं होता तो इतनी खूबसूरत नहीं बनती। गगनचुंबी इमारतें 100 मंजिल की, आज हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, बुलेट ट्रेनें, ये सारी जो चल रही है, ये बांध, ये नहरें, ये बिजली के कारखाने, ये उद्योग, ये सारा कौन है? परिश्रम करने वाला मजदूर है। इस देश के 2 हाथ में हमेशा कहता हूं कि ये शरीर के 2 हाथ है, तब ये शरीर हमारा काम कर सकता है, इसकी आवश्यकता की पूर्ति, रोटी खा सकते, कपड़े पहन सकते, चलते फिरते नहाते। जैसे भारत रूपी शरीर के 2 हाथ, एक किसान और एक मजदूर, ये दोनों भारत रूपी शरीर के हाथ है, उत्पादन करते और अन्न उत्पादन करते, जिससे 140 करोड़ लोग अपना पेट पालन करती है। और एक हाथ जो मजदूर जो परिश्रम करता है, जिससे हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, फैक्ट्रियों में कपड़ा बन रहा है, राशन सामग्री बन रही है, निर्माण की चीजें, ये सब हो रहा है। तो ये दोनों हाथों पे ये देश बना हुआ है। लेकिन विडम्बना ये हमारी सरकार में मोदी साहब इन हाथों को कमजोर करें, इन हाथों को हटा के 2 नए हाथ पैदा कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये श्रमिक और श्रम संघ के हाथ की बजाय पूंजीवाद के हाथ लगाना चाह रहे। तो एक हाथ अडानी को बनाना चाह रहे, एक हाथ अंबानी को बनाना चाह रहे, और इन दोनों अडानी और अंबानी से देश को चलाना चाहते हैं। ये संभव नहीं है। ये मुल्क वो है कि यहाँ पर कई परिस्थितियों के साथ जनता ने हमेशा गलत नीतियों का विरोध किया। अब उठा के देख लीजिए, चाहे मुगलों का समय हो, चाहे अंग्रेजों का समय हो, चाहे देश की आजादी के बाद का समय हो, जब जब भी सरकारों ने जुल्म किया है, गलत किया है, पसीना बहाने वाली कम्युनिटी के साथ अन्याय किया, तब आवाज उठी है और अंग्रेजी और तूफान आया, क्रांति आई, सत्ता परिवर्तन हुआ। तो इस सरकार के खिलाफ भी तूफान आएगा, परिवर्तन होगा। तो आप देखिए कि लगातार ये असंगठित की जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इन बातों को लेकर बहुत ही बड़ा चिंतन और मंथन पूरे देश में चल रहा है। शायद श्रमिक इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। वो सरकार कह रही है कि हमने मजदूरों की स्थिति को देखा है, इसीलिए 4 कानून लाए। कानून हक की बात करें, जब पिछले 44 कानून में आज दिन तक कोई मालिक जेल नहीं गया, तो क्या इन 4 कानूनों में चला जाएगा? ये थोड़ा सार्थक करे। मालिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये 4 कानून आ रहे हैं। पहले 44 कानून होने के बावजूद भी मालिकों को कोई इक्का दुक्का भारत में केस आया कि जिसको कोई सजा हुई। आपके कार्यकाल में बताओ किसी को केस हुआ हो? तो कोई नहीं हुआ। और लेकिन ये जो कानून से तो और मालिक प्रोटेक्ट हो जाएंगे। मालिकों को खुली छूट मिल रही है कि तुम्हारी मर्जी हो, जितने घंटे काम लो, तुम चाहो जब भर्ती करो, चाहे जब निकालो, तुम चाहे जो तनख्वाह दो, तो चाहे तो बोनस दो। सारे ऐसे कानून है वो मालिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए, मजदूर को प्रोटेक्ट करने का कोई कानून नहीं है। इसलिए आने वाला समय मैं कह रहा हूं बहुत चुनौतीपूर्ण है, और हम श्रम संगठन के लोग सजग हैं, और आने वाले समय में हम सड़कों पर उतरेंगे, और सड़क से संसद तक भी लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, क्योंकि हमारे विरासत, हमारे पूर्वजों ने, मजदूर नेताओं ने मजदूर संगठनों के माध्यम से खून और पसीना बहाकर ये विरासत हमें सौंपी है। कोई इन सरकारों की मेहरबानी से नहीं मिली, कोई सरकार के भरोसे हम नहीं है। हम हमारी ताकत और हमारे पसीना और परिश्रम के बल पर हम संघर्ष करेंगे, और आने वाले समय में भी श्रम संगठनों को और हमारे मजदूरों के हक और हितों की रक्षा करने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो हम लड़ेंगे। तो आप देखिए कि व्यवस्था ही ऐसी बनाई जा रही देश में कि मजदूर और मजदूर बने, मजदूर मुसीबत में फंस जाए, मजदूर कैसे उसको और गुलामी की तरफ लाया जाए, डिजिटल तरीके से लाए। आप ये बताइए कि 12 घंटे तो हो गए, 8 घंटे से 12 घंटे पे आगे बहुत दिन दूर नहीं, जो 18 घंटे पे हो जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि एक किसी ग्रुप के सीईओ ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें काफी हलचल मची थी। मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, शायद इन्फोसिस के ही थे कोई सीईओ। उन्होंने कहा था कि 18-19 घंटे काम करना चाहिए इंसान को। 18-19 घंटे काम करना चाहिए, उसने सुझाव दिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, 18-19 घंटे काम, आप जो एयर कंडीशनर चैम्बर में बैठे हो,
आप एयर कंडीशनर कार में बैठे हो, एयर कंडीशनर आपके रेजिडेंस में बैठे हो, और जहाँ कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो वहां एयर कंडीशनर। तो ये सब होने के बावजूद भी आप 16 घंटा 17 घंटा 18 घंटा काम नहीं कर पा रहे हो, तो उस मजदूर को कितनी डिग्री टेम्परेचर होता है, उस मजदूर का घर फैक्ट्री से कितना दूर होता है, और वो 18-19 घंटे तो वो क्या फैक्ट्री के बाहर ही टेंट लगा के झोपड़ी बना के वहीं रहेगा क्या? कैसे काम कर सकता है? ये व्यवहारिक नहीं है। इसीलिए लड़ाई शुरुआत जो हुई शिकागो में, वो 1887 में इसी मुद्दे को लेके हुई कि हम मानव है, मशीन नहीं है। मशीन 24 घंटा चल सकती है, मानव के लिए घंटे निर्धारित किए जाए। और जब ये आवाज उठी तो अमेरिका की सरकार के सामने खून की नदियां बही, गोलियां चला दी, उनको दमन किया, दबाने की कोशिश की गई, और इतना मजदूरों ने कुर्बानी दी, जब जाकर वो आवाज पूरी दुनिया की आवाज बनी, और फिर 8 घंटे का कानून पूरी दुनिया में लागू हुआ। तो ऐसा तो नहीं है कि मानव है, हम मशीन तो है नहीं, हमारी भी पारिवारिक जिम्मेदारी है। 8 घंटा हम उद्योग के लिए देना चाहते हैं, 8 घंटा हम परिवार के लिए देना चाहते हैं, बचे हुए 8 घंटा हम देश के लिए देना चाहते हैं, राजनीतिक पार्टियों के लिए देना चाहते हैं, सामाजिक संगठनों के लिए देना चाहते हैं, हमारी ट्रेड यूनियन के लिए देना चाहते हैं। तो अभी एक वीडियो वायरल हुआ था हमारा, जो लगभग 40 लाख लोगों ने देखा, और जो लेबर लाइन में जो केस आ रहे थे प्रतिदिन में 3-4 केस आ रहे थे, लेकिन वो बढ़कर 900 केस आने लगे। आप सोचिए, कह रहे मजदूर परेशानी नहीं है। ये सबसे बड़ा सबूत यही तो है ना कि लेबर लाइन से जो केस आए, और वो केस मजदूरों के शोषण के शिकार लोगों की संख्या बढ़ रही है। पूर्ववर्ती गहलोत साहब की सरकार में लेबर लाइन पे इक्का दुक्का कोई आता था मैटर के, मेरे की तनख्वाह, मैंने मजदूरी की लेकिन मुझे मजदूरी का पैसा नहीं मिला, ऐसे मुद्दे आते थे। अभी तो लोगों के जो केस आ रहे हैं वो सुनने लायक है। आदमी के साथ क्या क्या शोषण किया जा रहा है, काम कर दिया वेतन नहीं दे रहे, एक्सीडेंट हो गया मुआवजा नहीं दे रहे। मैं कल ही कपासन जाके आया हूँ, गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने एक कमेटी बनाई, एक सूरज माली नाम का एक 20 साल का युवा, उसने एक इंस्टाग्राम पे एक रील बना के डाली कि क्षेत्रीय विधायक के जी ने जब वहां पर चुनाव के समय वोट लेने गए, तब उस गांव में ये कहा था कि मैं ये पगड़ी नहीं पहनूंगा जब तक तुम्हारे गांव में पानी नहीं लाता। अर्जुन जी, उस बच्चे ने 2 साल बाद वो रील को डालते हुए याद दिलाया कि माननीय विधायक महोदय, आपके प्रयास से तो पानी नहीं आया, लेकिन इंद्रदेव की कृपा से 3 फीट पानी आ गया, आप इस पानी को पूजन करने पधारो। फिर उसने वापस एक दिन बाद वापस वोट डाला, ये गौरी का मलावन है, विधायक महोदय आइए, हम आपसे पानी की मांग नहीं करेंगे, आप गौरी पे तो आइए। उसका जो व्यूज हुआ वो लाखों में पहुंच गया। और जब एमएलए साहब को इर्द गिर्द लोग बैठे हुए चमचों को बुरा लगा, साहब ये लड़का 40 लाख व्यूज को क्रॉस कर गया और इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है, तो साहब एमएलए साहब को बहुत बुरा लगा कि साला मुझे कुछ चुनौती दे रहा है। उन्होंने अपने चहेतों को इशारा किया, और वो लड़का नौकरी करता था मोनोमार्क फैक्ट्री में। तो पहले तो मैनेजमेंट से दबाव डलवाया, मैनेजमेंट ने उसको कहा कोई रील नहीं बनाएगा, ये रील बनाई डिलीट करवा दी, और उसके बावजूद उसका तेरे को नौकरी से निकालेंगे, तेने एमएलए साहब के खिलाफ कैसे कर दिया। उसके बावजूद वो लड़का शाम को 6 बजे छूट के आ रहा था, उसके ऊपर कातिलाना जानलेवा हमला हुआ, उसकी दोनों टांगे तोड़ दी गई और 25 फ्रैक्चर हुए। अभी उसके पैरों की यह हालत है कि मांसपेशी खत्म हो गई, उसका नीचे के अंग बिल्कुल निष्प्रभावी हो गए। वो अहमदाबाद में भर्ती है और आज 9 दिन से धरना चल रहा है। कल मैंने वहां जाके धरने को संबोधित किया, और जो मैंने उसके परिवारजन और लोगों से पूछा, तो ये सरकार का चेहरा नजर आता है कि विधायक जनप्रतिनिधि अपने मुंह से गई हुई वो जो वादा किया वो रील उसने लोड की, एमएलए ने बोला, उनको याद दिलाना। और उस बच्चे की जान पे आ पड़ी और वो बच गया। क्यों? कि उस समय जो एक लड़का जो मोटरसाइकिल पे दूसरा जो व्हील था
उसको उसने पकड़ लिया तो वो मोटरसाइकिल गिर गई और मोटरसाइकिल गिरने से वो दोनों ही साथ रहे। इस दौरान पड़ोस से हुए गांव के ठाकुर साहब जा रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरे स्कॉर्पियो से, तो वो फिर भग गए। तो ऐसे हालात है कि अगर आज जनप्रतिनिधि से कोई आवाज अपने काम की बात याद दिलाने पे प्राणघातक, पानी मांगने पर प्राणघातक हमला हो रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी गांवों से उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अरे उसी समय जांच कमेटी बिठाते, विधायक को तलब करते, भैया तूने ये क्या किया। वहां धरने पे 9 दिन में एक भी बीजेपी का कोई नेता वहां नहीं आ रहा है और वहां आम जनता ने पैसा इकट्ठा किया, उसका इलाज चल रहा, सारा गांव कपासन के निवासियों ने पेमेंट किया, व्यापार संघ ने 31,000 रुपए दिए और अभी अशोक गहलोत जी ने जो मीटिंग की, मैं वहां का प्रभारी रहा हूं चित्तौड़ का, मैंने सभाएं देखी, हमको भीड़ लानी पड़ती थी, गाड़ियां लगानी पड़ती, लेकिन जो परसों सभा हुई आम जनता अपने खुद की इच्छा से आई और 11 बजे से 5 बजे तक गर्मी में डटी हुई बैठी हुई रही, पानी पेशाब के लिए स्थान बदला नहीं, ये लोगों में उसका समर्थन मिल रहा जबरदस्त। और कल हमने जांच रिपोर्ट बना के प्रदेश अध्यक्ष जी को सुपुर्द कर दिए और हमने मांग की है कि FIR में इस विधायक का नाम दर्ज हुआ है, इस विधायक को गिरफ्तारी होनी चाहिए और इस बच्चे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और इसके परिवारजनों को मुआवजा मिलना चाहिए और पूरा इलाज राजस्थान सरकार को कराना चाहिए। तो ये हालात है। अब ऐसे हालात में क्या कहें, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं। आज भी देखें तो मजदूरों की हालत यही है, ये हर चौराहे पे, हर नाके पे इसी प्रकार की हालत है कि काम करा देते हैं, उसे मार पीट कर भगा दिया जाता है। ये हालत आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ और लगातार जो श्रम कानून है उसे और लचीला बनाया जा रहा है। जिस इंस्पेक्टर से लोग डरते थे, अपने प्रतिष्ठान बंद करके जब भाग जाते थे, आज उस इंस्पेक्टर को एक बाबू बना दिया है। प्रतिष्ठानों को इंस्पेक्शन करने का पावर छीन लिया। ये जब से मोदी सरकार आई है, ESI का इंस्पेक्टर कोई फैक्ट्री इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं जा सकता है, प्रोविडेंट फंड का, भविष्य निधि का कोई इंस्पेक्टर फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए नहीं जा सकता है, श्रम विभाग राजस्थान सरकार का इंस्पेक्टर कोई फैक्ट्री और शॉप दुकान को भी आप इंस्पेक्शन नहीं कर सकते और छूट में आ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का श्रम विभाग, खान विभाग का इंस्पेक्टर भी नहीं जा सकता। पूरा आदेश निकाल दिया है, कोई भी इंस्पेक्टर राज नहीं, कोई भी किसी को जांच नहीं करनी, चाहे जितना शोषण करो, चाहे जितना लूट खसोट करो, चाहे कुछ नहीं। कुल मिला के ये पूंजीवाद का बढ़ावा देने वाली सरकार है, पूंजीपतियों के पक्ष में है। तो ये विदेश में हुई बैठक आईएलओ में सारी बातें वहां पे रखी है, किस प्रकार से श्रम बाजार बिकता जा रहा है, श्रम बाजार दम तोड़ रहा है, श्रम बाजार आने वाले समय में और ज्यादा खराब है। जगदीश राज जी, श्रीमाली जी ने कई बातें बताई है, सामाजिक सुरक्षा को लेकर बात बताई है, मजदूरों की सुरक्षा को लेकर बात बताई है, लेकिन आज मजदूरों को समझना पड़ेगा, आपको छोटी छोटी लालच, मोबाइल, कार, बोनस जैसी सुविधाओं के नाम पर आपको गुलाम बनाया जा रहा है और आप समझ भी नहीं पा रहे हो। छोटी छोटी वस्तुओं और भौतिक सुविधाओं के लिए आप वहां पर आने वाले समय में परमानेंट गुलाम बनके वहां काम करेंगे, बस आपको दिखाई नहीं देगा, आपको लगेगा कि मोटा पैसा मिल रहा, लेकिन आपके जीवन के सारे जो आपके जीवन है वो पूरा का पूरा छीन लिया जाएगा। तो आप थोड़ा जागे, चेते। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि मजदूरों तक आवाज पहुंचानी है कि श्रम का बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है, असंगठित क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, फैक्ट्री मजदूर कब वो दिहाड़ी मजदूर पे आ जाएंगे उनको भी पता नहीं है, कब दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। सुबह आप फैक्ट्री जाएंगे और आपको एक कागज पकड़ा दिया जाएगा कि आपको बाहर निकाल दिया गया है, कृपया करके आप दूसरी जगह काम तलाशो। इस प्रकार की नीतियां बनने जा रही है, क्योंकि 300 मजदूर किसी फैक्ट्री में होंगे नहीं और वहां कभी यूनियन बनेगी नहीं और वहां कभी संगठित होंगे नहीं, श्रम कानून लागू नहीं, श्रम कानून वहां लागू नहीं होते, तो श्रम बहुत मुसीबत में है, मजदूर मुसीबत में है। हम वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को जागरूक करते हैं, जागिए, आवाज उठाइए और मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे नहीं लगाने पड़ेंगे, नारों से काम नहीं चलेगा, खुलकर बाहर आना पड़ेगा और इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना होगा। जिंदाबाद।